राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण केस पर जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केस पर जो समय के अनुसार तो काफ़ी पहले डिसाइड किए जा चुके हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा केस ला है, 16 केस ला की लिस्ट मैंने बनाया है। साथ ही साथ न्यू जजमेंट पे, नए केस ला पे ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप लोग वहां से चैनल पे जा करके उन 2 केस ला को भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अद्यतन केस ला के नाम से वीडियो पड़ा हुआ है और 16 केस ला है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रबल संभावना है कि जो यूपी पीसीएसजे का परीक्षा संपन्न होने वाला है, इस परीक्षा में यहाँ से कम 1-2 केस ला तो जरूर फंसेंगे। इसके अलावा भी कुछ और भी केस ला पे हम चर्चा करेंगे जिसका जिक्र यहाँ मैंने नहीं किया है, क्योंकि सबका जिक्र करना यहाँ संभव भी नहीं है। साथ ही साथ यूपी पीसीएसजे एपीओ की तैयारी के लिए जिस किसी बच्चे को संपर्क करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है अपनी सुविधा अनुसार। साथ ही साथ यूपी पीसीएसजे के लिए टेस्ट सीरीज का भी आगाज किया जा चुका है, तो जिन किन्हीं बच्चों को यूपी पीसीएसजे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो तत्काल इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जो है संपर्क कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज उन्हें ज्वाइन करना है तो जल्दी करें, लेट ना करें, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और अधिक से अधिक मेहनत करके जो है अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करें। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इन केस ला पे। सबसे पहले मैंने केस लिखा है महेश लाल बनाम केरल राज्य। ये महेश लाल बनाम केरल राज्य का जो केस है 2022 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में आवाज के नमूने दिए जाने को चैलेंज किया गया था कि अनुच्छेद 20(3) के आधार पे जो है असंवैधानिक है, अतः जो है 20(3) के आधार पे हम आवाज का नमूना देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवाज का नमूना देना अनुच्छेद 20(3) का वायलेशन नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। महेश लाल बनाम केरल राज्य के केस में कहा गया है। दूसरा केस है एमपी वर्सेज आरडी शर्मा, ठीक है। हो सकता है केस थोड़ा शॉर्टकट में भी लिखा हुआ, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कोशिश भी किया हूं कि केस को शॉर्ट में किया हूं। एमपी बनाम आरडी शर्मा सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये भी ठीक है, लेटेस्ट केस है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट इस केस में दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का हक सभी व्यक्तियों को नहीं है। यद्यपि आर्टिकल 39D में ये बात लिखी हुई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, और उस पर रणधीर सिंह का केस भी है सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में, जिसमें कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए ये जरूरी नहीं है। भले आर्टिकल 39 में ये प्रावधान है, लेकिन वो एक राज्य को गाइडलाइंस है कि राज्य इसके लिए प्रावधान करें। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण केस एक नालसा का है। यद्यपि 2014 का केस नहीं, पुराना केस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी नालसा बनाम भारत संघ, यहाँ 3 चीज ध्यान रखना आपको, नालसा, सालसा, डालसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक। तो ये नालसा है, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 के केस में जो है थर्ड जेंडर को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थर्ड जेंडर को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी गई किस केस में? नालसा बनाम भारत संघ के केस में। और ये जो सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं अननेचुरल, उससे जुड़ा हुआ केस तो नाज फाउंडेशन, सुरेश कुमार कौशल और नवतेज सिंह जौहर का है। यानी आर्टिकल 377 सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी से जुड़ा हुआ जो केस है वो नाज फाउंडेशन, सुरेश कौशल और नवतेज सिंह जौहर का है। और नालसा बनाम भारत संघ के केस में थर्ड जेंडरों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी गई। तो ये ध्यान रखना, मान्यता किस केस में दी गई? नालसा बनाम भारत संघ के केस में। और नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2010 के केस में जो है हाईकोर्ट का जजमेंट है ये, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर स्वेच्छा से ये लोग जो है अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं तो ये अपराध नहीं है, अतः धारा 377 आईपीसी इस सीमा तक असंवैधानिक है,
ठीक है। लेकिन अगर वो माइनर हैं या सहमति का अभाव है तो फिर वो अपराध माना जाएगा। लेकिन सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन 2014 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और कहा नहीं भाई, किसी भी कीमत पे अगर अप्राकृतिक संबंध चाहे सहमति से या असहमति से मेजर हो या माइनर हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर बनाया जाता है रिलेशन तो वो असंवैधानिक ही है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के केस में 5 जजों की बेंच ने जो है नाज फाउंडेशन के केस, सुरेश कुमार कौशल के केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया, ठीक। और अब वर्तमान में स्थिति यह है कि नवतेज सिंह जौहर के केस में यह कह दिया गया कि आईपीसी की धारा 377 जो है सहमति से बनाए गए अप्राकृतिक संबंध को जो अपराध घोषित करती है उस सीमा तक वो असंवैधानिक है। तो वर्तमान में धारा 377 आईपीसी आंशिक रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहाँ तक? जहाँ तक दो वयस्क लोग अप्राकृतिक रिलेशन सहमति से बनाते हैं उतनी सीमा तक वो असंवैधानिक है, अर्थात अपराध नहीं है, जबकि वो अपराध घोषित करती है 377 आईपीसी। तो यहाँ कह दिया गया कि वो अपराध नहीं है। इसके अलावा अगर सहमति नहीं है या वो माइनर हैं या वो जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध है। इन्हीं 3 कंडीशन में अप्राकृतिक रिलेशन बनाना आज भी अपराध हो। 3 कंडीशन कौन कौन से हैं? पहला है माइनर होने की दशा में, दूसरा है सहमति का अभाव होना और तीसरा है जानवरों के साथ रिलेशन बनाना। कब अपराध नहीं है? जब वो मेजर हों और स्वतंत्र सहमति से अप्राकृतिक रिलेशन बना रहे हों, ठीक है, तब वो अपराध नहीं है। इतनी सीमा तक 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया। आईपीसी की 3 धाराएं हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हैं, ये ध्यान रखना। एक धारा 303, एक धारा 377, दूसरा एक है 497। 377 सीमित रूप से है, जबकि 303 पूर्ण रूप से और 497 भी पूर्ण रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा चुका है। 303 को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। अच्छा, ये देख कि यहाँ मैंने जोसेफ साइन भी केस लिख लिया, तो पहले इसी को चर्चा कर लेते हैं। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के केस में 5 जजों की बेंच थी। 2018 का ये जजमेंट है। बहुत महत्वपूर्ण केस है ये सब, ठीक है। जितना भी केस मैं यहाँ बता रहा हूँ सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जरूर आप लोग जो है इसको तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में छोड़िएगा नहीं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी यूपीपीसीएसजे की शुरू होने वाली है। शुरू क्या, तैयार हो चुका है। जिस किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे जो है संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। चलिए, तो ये जोसेफ साइन के केस में सेक्शन 497 जिसको जारता के नाम पे अपराध था, जारकर्म कहते थे, एडल्ट्री, उसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया है। अर्थात वो अब अपराध नहीं है। यानी अगर जब कोई भी पुरुष किसी पराई स्त्री का मतलब विवाहित स्त्री के साथ अप्राकृतिक रिलेशन बनाता है तो वो अब अपराध नहीं है, ना तो उस महिला के लिए ना ही उस पुरुष के लिए, ठीक है। महिला के लिए तो अपराध पहले से भी नहीं था, पुरुष के लिए अपराध था, पुरुष के लिए भी अपराध की श्रेणी से उसको बाहर कर दिया गया। हाँ, तो ये केवल दांडिक प्रयोजन के लिए असंवैधानिक हुआ है। सिविल प्रयोजन के लिए जारता आज भी संवैधानिक है, ठीक है। मेंटेनेंस ना दिए जाने का आधार, मेंटेनेंस का आदेश रद्द किए जाने का आधार, तलाक का आधार, ये सब के लिए आज भी वो लागू है जारता, ठीक है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण केस मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 का केस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा 303 जो मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान करती थी, एकमात्र सजा के रूप में मृत्युदंड था कि यदि कोई व्यक्ति आजीवन सिद्ध दोष होते हुए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो उसको मृत्युदंड ही दिया जाएगा। विकल्प में कोई सजा ना होने के कारण उसको आर्टिकल 14 और 19 के ग्राउंड पे उसको 14 और जो है 21 के ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। तो ये मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस 1983 बहुत महत्वपूर्ण केस है, याद रखना। उसके बाद कुछ और केस हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल से भी जुड़े हुए केस हैं, साथ ही साथ अदर प्रोविजन से भी जुड़े हुए, जैसे जैकब ये सत्येंद्र कुमार बनाम सीबीआई का केस है, जिसमें कहा गया यदि कोई जमानत का आवेदन कोर्ट में फाइल किया जाता है तो जमानत के आवेदन का निस्तारण 2 महीने के भीतर हो, और यदि कोई अग्रिम जमानत का आवेदन सेक्शन 439 के तहत सीआरपीसी में फाइल किया जाता है तो उसका निस्तारण 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। फिर है जैकब पुलियल
बनाम भारत संघ का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड का टीका लगवाना जो है मैंडेटरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। कोई व्यक्ति चाहे तो कोविड का टीका लगवाए, चाहे तो ना लगवाए, उसे विवश नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखना। कोविड टीका से जुड़ा हुआ सत्येंद्र जो है जैकब पुलियल का केस है। उसके बाद झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय एवं अन्य का केस है 2022 का, डबल फिंगर टेस्ट पर रोक। ठीक है, डबल फिंगर टेस्ट जो था इस पे रोक लगा दिया गया। ये टेस्ट खास तौर से महिलाओं के संदर्भ में होता था, जब किसी रेप पीड़िता का जो है आरोप लगता था कि किसी महिला के साथ रेप किया गया है, तो उस महिला के रेप किए जाने की मेडिकल पुष्टि करने के लिए 2 फिंगर उसकी योनि में डाला जाता था, चेक करने के लिए कि जो झिल्ली है वो फटी हुई है या नहीं। तो उसी को जो है डबल फिंगर टेस्ट कहा जाता है। ये डबल फिंगर टेस्ट को रोक लगा दिया गया है कि ये टेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये टेस्ट कराना वर्तमान में अगर देखें तो आईपीसी की परिभाषा जो 375 में रेप की दी गई है, उसके अकॉर्डिंग तो ये रेप की श्रेणी में आता है। तो कोर्ट ने इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण केस है एसजी बोमकेरे बनाम भारत संघ, यही है धारा 124। ये राजद्रोह से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण केस है। एसजी बोमकेरे बनाम भारत संघ 2022 का केस है 124 से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 124 के आधार पर जो एक तरह से सरकार को भी प्रत्यक्ष तौर से काफ़ी फटकार लगाया कि धारा 124 जो पुराने ज़मानों में अंग्रेज़ों के द्वारा जोड़ा गया कानून था मनमानेपन तरीके से, ठीक है, उसको आज भी आप बनाए हुए हैं और अपने हाथ का औजार के रूप में इसको यूज करते हैं। जब चाहते हैं तब उस व्यक्ति के खिलाफ आप 124 ए लगा करके उसको जेल में डाल देते हैं। इस धारा को जल्दी से जल्दी ख़त्म की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इसको ये भी कहा कि अब इस धारा के तहत कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो FIR दर्ज हुए हैं, जो मामले इसके पेंडिंग हैं, उस पर रोक लगा दी जाए। तो ट्रायल पे भी रोक लगाया जाए और नए FIR इस धारा के तहत दर्ज ना हो। तो एक तरह से धारा 124A को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं स्पष्ट तौर से घोषित किया, फिर भी उसका प्रभाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा ही कर दिया है, क्योंकि ये 124A अंग्रेजों ने जब जोड़ा था तो अंग्रेजों में भी इसकी तरह से जो प्रोविजन थे उसको तो वो हटा दिए, लेकिन हमारे यहाँ भारत सरकार आज भी इसको लागू किए हुए है। और 124A वर्तमान में सरकार अपने हाथ के औजार के रूप में इसको यूज करती है। जिसको चाहती है उस पर धारा 124A लगा करके राजद्रोह के नाम पे जेल में डाल देती है। तो राजद्रोह यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सजा क्या है याद रखना, इसके एक्सप्लेनेशन 3 है वो याद रखना, और राजद्रोह के एसेंशियल एलिमेंट्स याद रखना, मेंसरिया इसका आवश्यक तत्व है, ये सब याद रखना है आप। चलिए, हाँ, राजद्रोह पे कुछ महत्वपूर्ण केस भी हैं, जैसे केदारनाथ सिंह का केस है, निहारेंद्र दत्त का केस है। ठीक है, केदारनाथ केस में कहा गया कि सरकार की आलोचना करना जो है राजद्रोह नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट है जो अनुच्छेद 19 का के तहत हर एक व्यक्ति को प्राप्त है। चलिए, उसके बाद अगला केस है जनहित अभियान। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के केस में जो सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जो सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, ठीक है, नोटबंदी का फैसला लिया था, तो ये तो GST है, नहीं नोटबंदी का, जो GST का सरकार ने फैसला लिया था जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 के केस में, यानी जो संवैधानिक संशोधन है 103वां, सॉरी ये GST से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, और नोटबंदी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये 103वां संविधान संशोधन रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। जो सरकार ने EWS का रिजर्वेशन कोटा लागू किया है, ठीक है, उसको संवैधानिक घोषित किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ के केस में 103वां संविधान संशोधन जो रिजर्वेशन EWS का है 10%, उसको संवैधानिक घोषित किया है इस केस में। फिर है बुद्धदेव क्रमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल। इस केस में सेक्स वर्क को, ठीक है, सेक्स वर्क को, ये वर्कर्स नहीं है, सेक्स वर्क को जो है स्थान दिया गया, एक तरह से मान्यता दिया गया। ठीक है, वैश्यावृत्ति को मान्यता नहीं दिया गया है, सेक्स वर्क को मान्यता दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर सेक्स करना चाहता है तो अपना कर सकता है, लेकिन वैश्यालय नहीं चला सकता है। और इस स्थिति में महिलाओं के सम्मान की बात इसी में की गई कि उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, पुलिस उनको अरेस्ट करे तो ऐसे लोगों के नाम को सीक्रेट रखे। ठीक है, तो ये सेक्स वर्क को मान्यता किस केस में दी गई, यानी पेशे के रूप में मान्यता दिया गया सेक्स वर्क को बुद्धदेव क्रमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल 2022 के केस में। अगला केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये महत्वपूर्ण केस है। इस केस में जो है जो 99वां संविधान संशोधन न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ा हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था 2016 में। ठीक है, 5 जजों की बेंच थी, जिसमें इसमें एक फिर ध्यान रखना, इस समय
सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति को लेकर काफ़ी खींचातानी चल रही है कोलेजियम व्यवस्था को लेकर के, तो ये प्रोविज़न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कोलेजियम क्या है, कोलेजियम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केस ला क्या है, इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा और सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में खींचातानी चल रही है, तो ये प्रोविज़न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख के जाइएगा। और मैं जल्द ही जो है कोलेजियम से जुड़े हुए प्रोविज़न पे जो महत्वपूर्ण केस है उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे एक केस मैंने और लास्ट में लिखा है मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ का केस भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 में जो है पार्लियामेंट ने संशोधन करके ऐड जोड़ा था उसको, और न्यायपालिका की शक्तियों पर रोक लगा के अपनी मनमानीपन शक्तियों का विस्तार किया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। किस केस में? यानी अनुच्छेद 368 का खंड 4-5 वर्तमान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। किस केस से? मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के केस से। साथ ही साथ मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के केस से एक और महत्वपूर्ण संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। आप देखेंगे अनुच्छेद 39 खा और गा, अनुच्छेद 39 खा और गा, जिसमें भौतिक संसाधनों का बंटवारा एवं आर्थिक जो है चीज़ों का बंटवारा इस प्रकार से हो कि किसी एक व्यक्ति के पास पूर्णतया वो संकेंद्रित न होने पाए, यही रोक लगाया गया है। उसी पे जो है 25वां संविधान संशोधन 1971 में एक संशोधन करके जो है अनुच्छेद 39 खा और गा में कहा गया कि अगर आर्टिकल 14 एंड 19 का वायलेशन भी हो रहा है, यानी उस आर्टिकल 14 एंड 19 का वायलेशन हो रहा है, यदि अनुच्छेद 39 खंड खा और गा को परिवर्तित कराने पे, यानी यदि अनुच्छेद 39 खा और गा को इन्फोर्स कराया जाए, उसे लागू कराने के लिए सरकार कानून बनाए, उस कानून से यदि मूल अधिकार अनुच्छेद 14 या 19 प्रभावित हो तो कोई बात नहीं, प्रभावित होने दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 खंड खा और गा को प्रियॉरिटी दी गई मूल अधिकार पे। ये ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मूल अधिकार पे किस आर्टिकल को, किस जो है डीपीएसपी को प्रियॉरिटी दी गई है, तो अनुच्छेद 39 खा और गा को प्रियॉरिटी दी गई आर्टिकल 14 एंड 19 पर, और इसको संवैधानिक घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के केस में 1973 में। लेकिन जो है राज्य स्तर को पार्लियामेंट ने फिर एक संशोधन करके 42-76 में, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक संशोधन करके ये लिख दिया कि अनुच्छेद 39 के जितने भी प्रोविजन हैं काखा गाघा अंगा चौछा तक के सारे सबके सब को इन्फोर्स कराने के लिए मूल अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है। ये कुछ ज़्यादा हो गया कि सारे यानी जो 6 खंड हैं 39 के, उन सबको इन्फोर्स कराने के लिए मूल अधिकार पर वरीयता देने की बात कर दी 42वां संविधान संशोधन 1976 से पार्लियामेंट ने। तो इसी संशोधन को, यानी 42वां संविधान संशोधन को अनुच्छेद 39 खा गा पे जो किया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने कोशिश किया कि जितने भी महत्वपूर्ण केस ला थे इसको इस वीडियो में कोशिश किया हूँ समझाने के, और इसके अलावा जो कुछ छूट गए हैं, ठीक है, उस पर एक और वीडियो मैं बना दूंगा। साथ ही साथ मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2 वीडियो ऑलरेडी हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। ये मत कहिएगा वो तो 6 महीने पुराना हो गया, नहीं, अरे केस ला तो कभी कभी पूछा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु पर होते हैं कभी के भी हों वो तो आपके लिए हमेशा रिलेवेंट होते हैं, ठीक है, तो वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। क्या करना, कहीं टाइम ज़्यादा थोड़ा लगना है, ठीक है, खाते रहिए, पीते रहिए, घूमते रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। और आप केवल इसको भार के रूप में बैठेंगे, नहीं भी याद करना, उसको देखना है तो आप परेशान रहोगे। भार मत लो, आराम से उसको खाते पीते घूमते रहो, वीडियो देख सुनते रहो, लगाए कान में, सुन लोगे, सब याद हो जाएगा। बोर्ड में देख लोगे, मैंने पहले भी था, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार जहाँ नोट कर लिया वहाँ ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर दिमाग में कान में एक बार भी गूंजा रहेगा ना तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, और केसलेस श्योर है पूछा जाएगा, इसको कोई काट नहीं सकता हूँ। नए केसला भी पूछे जाएंगे और पुराने भी पूछे जाएंगे, कम से कम पूरे पेपर में कम से कम 10 से 15 केसला पूछे जाएंगे, इससे कम नहीं पूछे जाने, कुछ नए होंगे कुछ पुराने होंगे। तो आप लोग जरूर उसको तैयार करके जाइएगा, और ख़ास तौर से जो बहुत महत्वपूर्ण केस लॉज हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कुछ और भी आईपीसी के महत्वपूर्ण केसला हैं, उन पर भी वीडियो बना दूंगा, सीआरपीसी पे भी बना दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बना दूंगा, ठीक है। बस आप लोग जो बने हैं उसको ज़रूर देखिए।